22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। भारत की ओर से प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हमले में शामिल आतंकवादियों और उनके समर्थकों दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही बात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दोहरा रहे हैं। विश्व पटल पर भी दिल्ली में दिन रात बैठकें हो रही हैं। सब जानते हैं कि भारत जवाब में कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन वो क्या होगा और कब होगा जाहिर नहीं है। जंग के आह्वान और बदले को लेकर अधीरता के बीच एक और सवाल पर विचार चल रहा है कि अगर भारत जवाबी कार्रवाई करता है और इसके बाद पाकिस्तान फिर कुछ करता है तो आगे क्या होगा। ये क्रम कहां जाकर रुकेगा एक्शन रिएक्शन का। भारत एक मजबूत कन्वेंशनल पावर वाला देश है, यानी हमारी सेनाएं बिना परमाणु हथियारों के ही निर्णायक कार्रवाई कर सकती हैं। एक ताकतवर फौज होने के बावजूद पाकिस्तान कन्वेंशनल पावर के मामले में हिंदुस्तान से बहुत पीछे आता है। यही कारण है कि वहां सरकार मौका पाते ही एटम बम का राग अलापती है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने तो कह भी दिया कि एटम बम और मिसाइल भारत के लिए ही है। समझ नहीं आया कि रेल मंत्री ने क्यों कहा। वहां के विदेश मंत्री का बयान इससे थोड़ा ही बेहतर था। उन्होंने पहले कहा कि भारत की ओर से हमला होने ही वाला इमिनेंट थ्रेट है, फिर अपनी बात में जोड़ा कि पाकिस्तान के वजूद पर खतरा हुआ तो उसी स्थिति में हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। तो एक पक्ष ने अभी तक परमाणु का प भी नहीं कहा और दूसरा पक्ष किसी न किसी बहाने से अपने बयान में न्यूक्लियर शब्द को बो दे रहा है। जंग होना और जंग में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होना दोनों अभी दूर की कौड़ी हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों पर दिल्ली और इस्लामाबाद में गहनता से विचार ज़रूर होता आया है, अभी भी हो रहा है। आइए हम समझें कि भारत और पाकिस्तान में न्यूक्लियर हथियारों को लेकर क्या सोच है, क्या डॉक्ट्रिन है और अगर इनके इस्तेमाल की नौबत आ गई तो फैसला कैसे लिया जाएगा, बटन कौन दबाएगा। इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल पर बात करने से पहले आपको इतिहास समझना पड़ेगा ताकि बातों को संदर्भ मिले। पंडित जवाहरलाल नेहरू 50 के दशक में परमाणु बम को लेकर डायलेमा में थे। हाल ही में देश आज़ाद हुआ था और भारत विश्व शांति के सिद्धांत पर चलना चाहता था ताकि जितनी ऊर्जा हमारे पास है, जितना पैसा है, विकास पर खर्च हो, क्योंकि अंग्रेज शासन में जो लूट हुई थी तो आज़ाद भारत के सामने खाने के लाले थे। नेहरू ने 1957 में लोकसभा में कहा कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, ये हमारी नीति नहीं, हमें अपनी रक्षा के लिए तैयार होना होगा, लेकिन परमाणु बम इसका जवाब नहीं। अगर मजबूर हुए तो हर संभव कदम हम उठा लेंगे। बख्तियार के दादा भॉय ने भारत के नामी पारसियों पर किताब लिखी है। अपनी किताब भाभा अ लाइफ में वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री नेहरू के चचेरे भाई और अमेरिका में राजदूत रहे भारत के ब्रज कुमार नेहरू BK नेहरू ने एक बार डॉक्टर भाभा से एक सवाल पूछा कि हम बम क्यों नहीं बना रहे हैं, एटम बम। भाभा ने जवाब दिया, द ओल्ड मैन वोंट लेट मी डू दिस, यानी भाभा एटम बम बनाना चाहते थे लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिल नहीं रही थी क्योंकि नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। नेहरू की परमाणु मुक्त विश्व की वकालत और भाभा की कसक के बीच आ गया 1962 का साल। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ और भारत को हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद विपक्षी पार्टियों ने संसद में सरकार पर दबाव बनाया। सवाल पूछे गए कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। कई नेताओं और साइंटिस्ट ने कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन क्या? इसका जवाब भी चीन की ही जमीन से मिला। चीन इसी दौर में परमाणु हथियार बना रहा था। युद्ध में मिली हार और पड़ोसी मुल्क के परमाणु कार्यक्रम ने नेहरू का कंफ्यूजन दूर किया। उन्होंने डॉक्टर भाभा को परमाणु कार्यक्रम शुरू करने को कह दिया और इस तरह डॉक्टर भाभा भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ साइंटिस्ट बने। इस बीच ऐसा कुछ भी हुआ कि पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। डॉक्टर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर कह दिया कि अगर मुझे छूट मिल जाए तो मैं 18 महीने में भारत के लिए एटम बम बनाकर दिखा दूंगा। ये 1965 की बात है। एक साल पहले नेहरू का देहांत हो गया था और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। 11 जनवरी 1966 को, यानी 65 की जंग के बाद जो सीज फायर हुआ, उसके बाद ताशकंद में प्रधानमंत्री शास्त्री का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इसके 13 दिन बाद 24 जनवरी को एक प्लेन हादसे में डॉक्टर भाभा की भी मृत्यु हो गई। ये दो बड़े झटके थे, लेकिन नई दिल्ली इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर थी कि भारत को परमाणु बम बनाना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी हलचल हो रही थी। 1965 में मिली हार और भारतीय परमाणु कार्यक्रम की खबरों से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो कह दिया था कि पाकिस्तान लड़ेगा, 1000 साल तक लड़ेगा। अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो पाकिस्तान घास पत्ते क्यों नहीं खाता, भूखा क्यों नहीं रहता,
अपना खुद का परमाणु बम बनाएगा। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी का जमाना। उनके टाइम में भी परमाणु कार्यक्रम सुचारू रूप से चला। 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, कोड नेम स्माइलिंग बुद्ध। भारत इसके बाद दुनिया भर के निशाने पर आ गया। कहा गया कि भारत दक्षिण एशिया में परमाणु रेस को बढ़ावा दे रहा है। कनाडा, अमेरिका और जापान ने भारत पर सैंक्शन लगाए। अमेरिका ने तो भारत को मिलने वाले न्यूक्लियर आइटम्स के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाया। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, नई दिल्ली अपना मन बना चुकी थी और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी होड़ मची थी कि किसी भी तरह परमाणु शक्ति हासिल करनी है। करीब 2 दशक बाद साल 1998 में बुद्ध फिर मुस्कुराए हमारे यहाँ। अटल बिहारी वाजपेयी के आदेश पर ऑपरेशन शक्ति के नाम से 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। पोखरण में हुए न्यूक्लियर टेस्ट की आपको वो तस्वीरें याद होंगी जिनमें वाजपेयी धोती कुर्ता और सदरी पहने हुए हैं और डॉक्टर कलाम उनके साथ हैं, पूरी टीम है, कत्थई टोपियां लगाई हुई हैं। प्रधानमंत्री का जब दौरा हुआ तो ये बात औपचारिक हो गई कि भारत अब एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। परमाणु बम बना लेने भर से लेकिन काम नहीं चलता। आप जानते ही हैं, आपने बम बनाया, उसे कहीं लगाना भी है। इसे दागने के लिए मिसाइल्स चाहिए होती हैं। तो इसके लिए इंदिरा गांधी के ही ज़माने में इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IMDP शुरू किया गया था, जिसे डॉक्टर कलाम की ही टीम लीड कर रही थी। अग्नि पृथ्वी सीरीज इसी से आई हैं। 1998 में पोखरण टेस्ट के 15 दिन बाद पाकिस्तान ने 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए। यहाँ से माहौल में तनाव बहुत बढ़ा। अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों ने शर्त लगाई कि प्रतिबंध आपको हटवाने हैं तो CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी और NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन करो। ये संधियां सभी तरह के टेस्ट पर रोक लगाती थी, चाहे वो ज़मीन के नीचे हो, हवा में हो या पानी में हो, और यूरेनियम के एनरिचमेंट पर भी। भारत ने साइन नहीं किया। भारत का तर्क था कि ये ट्रीटीज न्यूक्लियर वेपन्स जिनके पास में पहले से हैं उनको एडवांटेज देती हैं और जिनके पास नहीं है उन पर दबाव डालती हैं। या तो किसी के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए या फिर भारत को अपनी रक्षा के लिए परमाणु कार्यक्रम चलाने दिया जाना चाहिए। भारत को फ्रांस जैसे देशों से थोड़ा समर्थन मिला, जैक शिराक आए भी थे, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना ही था जिससे दुनिया का भरोसा हम पर लौट जाए। तो भारत ने 1999 में नो फर्स्ट यूज NFU पॉलिसी की घोषणा की। इसे समझने के लिए भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी पर आप नजर डालिए। भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाने का श्रेय जितने लोगों को जाता है उनमें अग्रणी थे वरिष्ठ नौकरशाह और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट कृष्णस्वामी सुब्रमण्यम के सुब्रमण्यम को भारतीय स्ट्रेटेजिक थॉट का पितामह माना जाता है। कारगिल युद्ध के बाद जो कारगिल रिपोर्ट आई थी वो के सुब्रमण्यम ने ही लिखी और 1999 में भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के ड्राफ्ट को तैयार करने में भी उनका बड़ा योगदान था। भारत के जो मौजूदा विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, ये के सुब्रमण्यम के ही बेटे हैं। खैर, सुब्रमण्यम और उनकी टीम ने जो डॉक्ट्रिन दिया वो 2003 में सामने आया। 2003 वाले दस्तावेज के 3 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं: नो फर्स्ट यूज, मैसिव रिटेलिएशन, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। ये 3 बारी बारी आप समझ लीजिए इनको। नो फर्स्ट यूज, इसके तहत भारत उन देशों पर पहले परमाणु हथियार नहीं दागेगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, यानी जैसे को तैसे वाली नीति यहाँ अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई देश भारत पर रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला करता है तो भारत परमाणु हथियारों का जवाब देने पर विचार कर सकता है। यहाँ पे क्लैरिटी आ जाए, NFU की वजह से कई सालों तक ये माना जाता था कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए लेकिन पाकिस्तान पर यूज़ कैसे करेगा। तो NFU का जो अपडेटेड वर्जन है वही हमने आपको बताया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो नो फर्स्ट यूज़ नीति का मतलब ये नहीं है कि भारत पाकिस्तान पर या किसी दूसरे राष्ट्र पर परमाणु हथियार नहीं चला सकता। उन्हीं देशों को छूट मिली जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। दूसरे बिंदु पे आई मैसिव रिटेलिएशन। हमारा डॉक्ट्रिन है कि अगर कोई देश हम पर परमाणु हमला करता है तो भारत छोटा मोटा नहीं, फुल स्पेक्ट्रम वार के साथ जवाब देगा। तीसरा हिस्सा है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। आसान भाषा में खुद को बचाने के लिए पर्याप्त न्यूक्लियर वेपन्स रखना। भारत उतने न्यूक्लियर वेपन्स और डिलीवरी सिस्टम्स रखना चाहता है, मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स, जितने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। इंडिया ये कह चुका है कि हमें बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स नहीं बनाने हैं, हमारे पास आत्मरक्षा के लिए हथियार होने चाहिए कि अगर दुश्मन पहले हमला कर दे तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई कर सकें, अपनी रक्षा का ध्यान रख सकें। ये पॉलिसी हो गई। हथियार बना लिया आपने, हथियारों का कंट्रोल कैसे होगा? किसके पास इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स का कमांड होगा? यूएस में परमाणु हथियारों का कंट्रोल पूरी तरह राष्ट्रपति के पास होता है, उनके एडवाइजर्स भी होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास वो ब्रीफकेस आपने देखा होगा, न्यूक्लियर फुटबॉल जिसको कहते हैं, जिससे अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स को संदेश दे सकते हैं। इंडिया में कंट्रोल कैसे काम करता है? अगर आपको ये लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास परमाणु हथियारों का कोई रिमोट है जिसको वो दाग करके मिसाइल चला सकते हैं, तो ये बात इन एसेंस सही हो सकती है, लेकिन पूरी तरफ एक्चुअली सही नहीं।
प्रधानमंत्री के पास परमाणु हथियारों को चलाने का निर्णय लेने की शक्ति है, लेकिन वो अकेले ये फैसला नहीं ले सकते। ये फैसला लेती है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एनसीए। पीएम इसकी अगुवाई करते हैं, लीडर होते हैं। ये अथॉरिटी दो हिस्सों में काम करती है, पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, विदेश मंत्री भी होते हैं। काउंसिल परमाणु नीति बनाता है, हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े फैसले लेता है। फिर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है जिसके हेड होते हैं एनएसए, अभी अजीत डोवाल हैं। आर्मी चीफ्स इसमें बैठते हैं, साइंटिस्ट बैठते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठते हैं। ये टेक्निकल एडवाइस गवर्नमेंट को देते हैं और एनसीए का जो फैसला होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री अंतिम फैसला लेते हैं, लेकिन पहले एनसीए के दोनों काउंसिल्स की सलाह और सहमति चाहिए होती है। ये चीज़ सुनिश्चित इससे होती है कि परमाणु हथियार सिर्फ तभी चलाए जाएंगे जब बहुत ज़रूरत हमको पड़ेगी, हम तभी चलाएंगे। अगर परमाणु हथियार चलाने को लेकर मंजूरी मिलती है तो फिर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड हथियारों को तैयार करती है। एसएफसी एक सैन्य इकाई है जिसमें हमारी तीनों फोर्सेस के लोग होते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट करते हैं एसएफसी को। परमाणु हथियारों को मेंटेन करना, ऑपरेट करना उनका काम है। एनसीए के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना। एसएफसी के कमांडर इन चीफ एनसीए के निर्देशों का पालन करते हैं। भारत की जो परमाणु पनडुब्बियां हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स वाली, जैसे आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस अरिघात है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को रिपोर्ट करती हैं। क्रू इनका नेवी का है, लेकिन ऑर्डर्स एसएफसी से लेंगे। इसी तरह इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के भी ऐसे अंग हैं जो आसमान या ज़मीन से परमाणु बम दाग सकते हैं, एसएफसी को रिपोर्ट करते हैं। एयरफोर्स के पास मिराजेस हैं, रफाल है, सुखोई 30 MKI है, जो अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकते हैं। इसी तरह आर्मी के पास भी मिसाइल रेजिमेंट्स हैं जिनमें वैसी मिसाइल्स तैनात हैं, अग्नि, पृथ्वी वगैरह, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकती हैं। इंडिया में न्यूक्लियर ट्रायड भी पूरा हो गया, यानी भारत ज़मीन, आसमान और पानी के अंदर से हमला कर सकता है। भारत ने हाल ही में सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हासिल की, यानी हमारे पास अब 2 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं न्यूक्लियर। भारत पर अगर अचानक हमला हो जाए जिसमें न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल ही ख़त्म हो जाए, जितने लोगों हमने आपको बताए, उस स्थिति में भी भारत जवाबी हमला करेगा। तब समंदर के भीतर पहरा दे रही परमाणु पनडुब्बियों में से जवाबी हमला दिया जाएगा, यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो है। इससे ये इंश्योर किया जाता है कि कोई अगर सोचे भी कि एक फ्लैश अटैक हो जिसमें इंडिया पूरी तरह से तबाह हो जाए और वो मुल्क सोचे कि उसके बाद हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है कि आपने पूरी तरह तबाह कर दिया, तभी भी कोई बचेगा जो आप पर अटैक करेगा। ये भारत की बात हुई। अब आप पाकिस्तान के डॉक्टर को समझिए, हम शॉर्ट में बताने वाले हैं। इंडिया की तरह पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज जैसा कोई वादा नहीं करता है। पाकिस्तान कहता है कि अगर कोई छोटा या बड़ा हमला होता है तभी भी परमाणु बम हम दाग देंगे। अभी मैं रेलवे मिनिस्टर का बयान आपको बता रहा था। इन सब का कंट्रोल किनके पास है? वहाँ पे भी इंडिया की तरह एक कमांड अथॉरिटी बनी हुई है, प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं इसे। सेना का प्रभाव पाकिस्तान में हर जगह यहाँ भी है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 1999 से पहले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का फैसला फौज के पास होता था। उन दिनों में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत सीक्रेटिव था, इसलिए साइंटिस्ट को भी सरकार को डायरेक्ट कोई जवाब नहीं देना होता था। इन्हीं साइंटिस्ट में से एक नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अब्दुल कादिर खान। पाकिस्तानी परमाणु हथियारों के ये जनक हैं। कादिर रिपोर्ट नहीं करते थे किसी को, ऐसा कहा जाता है। जवाबदेही नहीं होने की वजह से कादिर खान ने कई कांड किए, ये पाकिस्तानी कहते हैं। कांड तो हम सब मानते हैं कि उन्होंने किए, लेकिन किसकी शह पे किए, इसको लेकर डिफरेंस है। फरवरी 2004 में खान ने पाकिस्तानी टेलीविज़न पर कबूल किया कि उन्होंने 10 साल से ज़्यादा वक्त तक ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक, डिज़ाइन और पार्ट्स बेचे। पाकिस्तानी जांच के मुताबिक 2000 और 2001 में 2 पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों ने अल-कायदा के लोगों से मुलाकात की। हालांकि ये साबित नहीं हुआ कि उन्होंने परमाणु जानकारी साझा की या नहीं। इसके अलावा कादिर ने इराक को भी ऑफर दिया था। 1990 में खान की लैब ने इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को खत लिखा था कि सेंट्रीफ्यूज हम आपके लिए बना देते हैं, लेकिन इराक ने ठुकराया क्योंकि उनके पास तकनीक आ रही थी, मैनेज कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि हमें चीट किया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने ये सब सामने आने के बाद पल्ला झाड़ लिया, बोला कि खान ने ये सब अकेले किया। लेकिन कई लोग मानते हैं कि सेना और खुफिया एजेंसी ISI के कुछ लोग जानते थे, उनकी शह पर यह हुआ और खान ने सीक्रेट्स बेचे। इन्हीं सब चीज़ों के बाद पाकिस्तान की सरकार ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, ऐसा कहा गया, और सेना को बस लॉन्च करने की जिम्मेदारी दी गई। ये सारी बातें जो हम पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं, उसको लेकर श्योर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ होता क्या है और बताया क्या जाता है, इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये भी बात दोनों देशों की पॉलिसीज़ की। अब जानते हैं कि दोनों देशों में किसके पास ज़्यादा वॉरहेड्स हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 172 परमाणु वॉरहेड हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 170 हैं। मिसाइल्स में इंडिया के पास शॉर्ट रेंज में पृथ्वी है,
350 किलोमीटर तक के। इसके अलावा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, अग्नि सीरीज़ 1, 2, 3, 4, 5, अभी अग्नि प्राइम भी आ गया है। पृथ्वी मिसाइल्स हैं। मिसाइलें पाकिस्तान के पास भी हैं, वहाँ न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने के लिए या न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने के लिए आपका ये हत्फ है, नस्र है, शाहीन है। इन मिसाइलों के लिए चाइना से अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। उनके पास भी मिराज और F-16 विमान हैं जो परमाणु हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान ने ट्रायड, अगर हम उसका पूछें तो पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी कोई पनडुब्बी नहीं तैनात की है जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे, लेकिन कभी ना कभी पाकिस्तान ऐसा करेगा ज़रूर, क्योंकि पाकिस्तान बहुत हैविली इन्वेस्ट कर रहा है अपनी नेवी में। अब आपको देते हैं आज के एपिसोड का कंक्लूजन। परमाणु हमलों को लेकर सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपको परमाणु हथियार हासिल करने हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां इंश्योर करनी है कि आपको परमाणु हमला करना ही ना पड़े। रही बात पहलगाम की, तो भारत का परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान के लिए है ही नहीं। आप जानते हैं हमारा परमाणु कार्यक्रम चीन के खतरे को काउंटर करने के लिए, इसलिए हम इतनी लंबी दूरी की मिसाइल्स बनाते हैं। पाकिस्तान तो इतना सा है मैप में। सेकेंड स्ट्राइक पर भी हमने इसीलिए इतना इन्वेस्ट किया है क्योंकि हम चीन से बात कर रहे हैं यहाँ। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान परमाणु हमले की बात छूटते ही इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि भारत से कन्वेंशनल वार वाला गैप बहुत ज़्यादा है, विकल्प बहुत कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इतनी आसानी से परमाणु हमला कर भी सकता है। पुलवामा के बाद भारतीय कार्रवाई ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ का गुब्बारा फोड़ भी दिया था कि बम है तो पाकिस्तान का बाल बाका नहीं हो सकता। इसलिए आप धीरज रखिए, पहलगाम का हिसाब भी होगा और इसके लिए परमाणु हमले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न भारत को न पाकिस्तान को। आज का राजदूत हमारे साथ मिलकर लिखा था रिया ने और इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।